हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका सब्जेक्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में, तो आपके लिए मैंने 15 क्वेश्चंस बनाए यूनिट वाइज। आप देख सकते हैं हिंदी में। ये पर्सनालिटी को परिभाषित करें, इसका अर्थ, विशेषताएं और महत्व विस्तार में समझाइए। सेकंड, भारतीय ज्ञान प्रणाली में व्यक्तित्व विकास के लिए सहानुभूति, करुणा और सेवा भाव का महत्व समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, भारत ज्ञान प्रणाली में 5 कोश मॉडल को विस्तार में समझाइए। फोर्थ है, भगवद गीता के अनुसार स्वधर्म और आत्मसंयम को विस्तार से समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, पश्चिम और भारतीय दृष्टिकोण से पर्सनालिटी की अवधारणा की तुलना कीजिए। ये 5 क्वेश्चन पढ़ के चले जाना आप यूनिट 1 से। यूनिट 2 से आप ये जो 5 क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन वो पढ़ के चले जाना। क्या क्वेश्चन है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व। 6 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की एजेंसियों को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। 7 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास की बाधाओं को विस्तार से समझाइए और उनके उपाय बताइए। 8 क्वेश्चन है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसको क्या बोलते हैं, इमोशनल क्वेश्चन क्या है, इसके 5 घटकों को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। 9 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में परिवार के माहौल की भूमिका को विस्तार से समझाइए। 10 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास से सहपाठी समूह और औपचारिक शिक्षा की भूमिका समझाइए। आप ये क्वेश्चंस करके जा सकते हैं। जैसे यूनिट 2 में ये 5 क्वेश्चंस करके चले जाना। मैंने आपको यूनिट जो है ना उससे ही बनाए ये पेपर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको पढ़ के चले जाना। मैंने साथ में इसके आंसर्स भी दे रखे हैं इन सारे क्वेश्चंस के, तो आप वो भी पढ़ लेना एक बार, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख दोगे, जो मैं आपको आंसर्स बताऊंगी वो सब आप लिख देना, ठीक है, सही लिखोगे। और 10 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में सहपाठी समूह और औपचारिक शिक्षा की भूमिका समझाइए, ठीक है। ये सेकंड यूनिट से ये 5 क्वेश्चन कर लेना। अब थर्ड यूनिट है, आपकी सिर्फ 3 ही यूनिट है इसमें, तो थर्ड यूनिट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसका 11th क्वेश्चन है, संचार कौशल को परिभाषित करें, इसका अर्थ, विशेषता, प्रकार और महत्व विस्तार में समझाइए। सबका मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। व्यक्तित्व में मंच, आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन की भूमिका विस्तार से समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, संचार की विशेषताएं और प्रकारों को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। 14 क्वेश्चन है, मंच भय, स्टेज फियर को कैसे दूर किया जाए, तकनीकी सहित विस्तार से समझाइए। 15 क्वेश्चन, इंटरव्यू में वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज का महत्व उदाहरण सहित समझाइए। तो ये 15 क्वेश्चन है, इस हर एक यूनिट से 5 है। यूनिट 3 से 5 क्वेश्चन है, यूनिट 2 से 5 क्वेश्चन, यूनिट 1 से 5 क्वेश्चन। तो ये 15 क्वेश्चन करके चले जाना, आपका पेपर एकदम डन है। अगर आप इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सेम 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तीनों यूनिट्स के, तो आप पढ़ के जरूर जाना इनको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सबके आंसर्स, आप उन आंसर्स को पढ़ के एक बार पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने अभी आपको जो 15 क्वेश्चंस दिखाए थे उनके आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं आपको किस टाइप से आंसर्स लिख के आना है अपने पेपर में, तो आप देख लेना। मैं आपको बताती हूँ। यूनिट 1 इंडियन नॉलेज सिस्टम, पहला क्वेश्चन जो था उसमें पर्सनालिटी को परिभाषित करें, इसका अर्थ, विशेषता और महत्व विस्तार में समझाइए। तो आपको क्या लिखना है, मैंने 500 शब्दों में दे दिया है इसका आंसर, बाकी आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स में पूछे उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जिससे आपके पास वर्ड्स कम ना हो, इसलिए मैंने 500 का लिख दिया। अगर शॉर्ट में पर्सनालिटी को परिभाषित करें सिर्फ इतना ही पूछे तो आप उतना ही लिख देना, जैसे ये लिख देना भूमिका और इसकी परिभाषा लिख देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब आंसर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले क्या होती है, पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी जो है वो एक चीज से नहीं बनी होती है, वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि वो पर्सन जो है वो कैसा सोचता है, ठीक है, कैसा दिखता है, कैसे बोलता है और लोगों से कैसे मिलता है, मुश्किल होती है तब वो क्या करता है, इन सब से मिलकर पर्सनालिटी बनी होती है। अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। मनोवैज्ञानिक गॉर्डन एलॉट ने कहा था, पर्सनालिटी व्यक्ति के अंदर उन सभी शारीरिक और मानसिक गुणों की गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उसके व्यवहार को तय करते हैं। आसान शब्दों में जो गुण मिलकर आपको आप ही बनाते हैं वही पर्सनालिटी होती है। अब इसकी 4-5 मुख्य विशेषताएं। अब सेकंड आप क्या लिखोगे इसमें, ये अनूठापन, यूनिकनेस। अगर आपका वो 3 मार्क्स का है तो इतना डेफिनेशन तक लिख देना, और ज्यादा मार्क्स का है, सेक्शन बी या सी में पूछा है तो आप ये भी लिख देना, ठीक है। अनूठापन मतलब यूनिकनेस, मतलब ये बोला है कि दुनिया में 8 अरब लोग हैं पर कोई भी 2 इंसान बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। जैसे अंगुलियां, जैसे अपने हाथ की उंगलियां होते हैं उनके निशान एक जैसे नहीं होते, इसी तरह पर्सनालिटी भी अलग होती है। दूसरी समग्रता, मतलब पर्सनालिटी जो है एक चीज से मिलकर नहीं होनी होती है, टुकड़ों में बटी होती है। जैसे कि शरीर मतलब आप कैसे दिखते हैं, ठीक है, आप कैसे पहनते हैं, मोटापा, पतले हैं, कैसे हैं, ठीक है, उस टाइप से आपका शरीर कैसा है, हेल्दी है, अनफिट है क्या। दिमाग मतलब आपका दिमाग कितना तेज चलता है, आप ठीक है कितनी जल्दी चीजें कर लेते हैं, आप धीरे करते हैं या कमजोर है, ये चीज। स्वभाव मतलब नेचर कैसा है, आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं या आप बहुत ज्यादा शांत है, तो और व्यवहार आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, सब मिला के आपकी पर्सनैलिटी को बताती है। तीसरी चीज गतिशीलता। पर्सनैलिटी मतलब जैसे पर्सनैलिटी पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर नहीं होती, ये बदलती रहती है। जैसे पहले छोटे में हम अलग होते हैं, बड़े में हमारा नेचर अलग हो जाता है, ठीक है, थिंकिंग भी बदलती है, तो उससे भी हमारी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट होता है। जैसे पहले शर्मीला बच्चा है, वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, बोलने की प्रैक्टिस करता है, डिबेट्स वगैरह करता है, तो वो लीडर बन सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें करता है। संगठन, पर्सनैलिटी जो है वो सारे गुणों, पर्सनैलिटी में जो सारे गुण हैं उसमें बिखरे होते हैं, तो वो उसको एक साथ लेके जाती है, एक लाइन में चलती है। जैसे ईमानदार आदमी झूठ नहीं बोलेगा,
साथ ही वो मेहनती होगा, वो आलस नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें। फिर आता है 5वां सामाजिकता, मतलब अकेले जंगल में बैठे इंसान पर्सनालिटी पता नहीं लगा सकते। पर्सनालिटी तभी दिखती है जब हम परिवार में, दोस्तों के साथ, स्कूल में लोगों से मिलते जुलते हैं, तब हमें पता चलेगा कि कैसी पर्सनालिटी हमारी और दूसरों की। फिर आता है इसका इंपॉर्टेंस। फिर आप उस क्वेश्चन में और आगे पूछा था ना इंपॉर्टेंस, अगर ये और ज़्यादा मार्क्स में पूछे आपसे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है नौकरी और करियर में। अगर हमारी पर्सनालिटी अच्छी होगी तो सबसे पहले तो अगर हम नौकरी और करियर ढूंढेंगे तो वहाँ पे हमारी पर्सनालिटी देखेंगे, वो सिर्फ डिग्री नहीं देखेंगे, पर्सनालिटी भी देखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में 70% सिलेक्शन आपकी पर्सनालिटी से होता है। सुंदर पिचाई जी जो गूगल के CEO हैं, उन्होंने पढ़ाई से ज़्यादा पर्सनालिटी पे ध्यान दिया था। दूसरा, रिश्ते में माँ बाप, दोस्तों, पति पत्नी, सारे रिश्ते पर्सनालिटी से चलते हैं। अगर आपके गुस्से वाले पर्सनालिटी तो रिश्ते टूट जाते हैं, वहीं अगर आप विनम्र होंगे तो आपके रिश्ते अच्छे से चलेंगे। दूसरी, मानसिक स्वास्थ्य, इससे हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस, इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी रहता है। अगर हमारा अच्छा नेचर, अच्छी पर्सनालिटी है, ठीक है, हम कम गुस्से वाले हैं तो इससे हम कम टेंशन लेंगे, ठीक है, हम समस्या को ऐसे लेंगे कि हमारे लिए सीखने का मौका है, ठीक है। दूसरी, देश और समाज में, जैसे गांधी जी पर्सनालिटी कैसे इम्पेक्ट करती है। जैसे गांधी जी की सच्ची पर्सनालिटी ने बिना हथियार के अंग्रेजों को भगा दिया था। स्वामी विवेकानंद की पर्सनालिटी ने भारत का नाम रोशन किया था। तो अपन अपनी अच्छी पर्सनालिटी रखेंगे तो अच्छा काम ही करेंगे। दूसरी, फिर 5th पॉइंट आता है कि भारतीय संस्कृति, भारत में पर्सनालिटी को चरित्र कहते हैं, ठीक है। इससे मतलब यहाँ इसका पर्सनालिटी से मतलब है कि अच्छा इंसान बनना, हमेशा सही बोलना और सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, इनसे असली पर्सनालिटी बनती है। तो आप इसका क्वेश्चन का ऐसे आंसर्स दे सकते हैं, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको दे सकते हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हो। तो आप ये पढ़ के जाएंगे तो ईजिली आप कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश के बच्चे हैं तो आप हिंदी में भी पढ़ के जा सकते हैं, और इंग्लिश में मैं आपको PDF डाल दूंगी। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे इसका आंसर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में व्यक्तित्व विकास के लिए सहानुभूति, करुणा और सेवा भाव का महत्व समझाइए। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, ठीक है, जितने मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग में और जितने शब्दों में पूछा उसके अकॉर्डिंग कर देना। मैंने मैक्स 500 की वर्ड लिमिट रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि आजकल बहुत लोग स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसा कमाते हैं, पर फिर भी लोग उनसे दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि उनके अंदर इंसानियत की कमी होती है। भारतीय संस्कृति कहती है कि उनकी पर्सनालिटी का मतलब अच्छा दिल होना है, उनके मतलब पर्सनालिटी का मतलब अच्छा दिल होना है। इसके लिए 3 चीजें जरूरी है, जैसे सहानुभूति, करुणा और सेवा भाव। समझते हैं ये क्या होती है 3 चीजें? अगर आपसे पूछें ये तीनों बताओ, या फिर कोई 1 मार्क्स में भी पूछे कि एम्पैथी क्या होती है, तो आप लिख सकेंगे। तो पहला जो है वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे इंसान की फीलिंग्स को अपने दिल से महसूस करना। जैसे उपनिषद में कहा है, आत्मवत सर्वभूतेषु। उदाहरण में अगर दोस्त एग्जाम में फेल हो जाए और रो रहा हो तो तुम उससे बोलो कि हंसो उस पर और बोलो कि तू बेवकूफ है, तो ये इसको कहेंगे कि एम्पैथी नहीं है तुम्हारे अंदर। पर वहीं आप बोलो कि कंधे पे हाथ रखो कि बोलो कोई बात नहीं अगली बार साथ पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं कि आप में एम्पैथी है। तो एम्पैथी वाला इंसान जो है वो कभी अकेला नहीं रहता, ठीक है। और टीम वर्क आसान हो जाती है। अगर आप टीम वर्क करोगे, मतलब साथ में कोई भी काम करोगे, तो अगर फेल भी होगे तो वो टीम फेल होगी, और अगर पास भी होगे तो पूरी टीम पास होगी। तो इससे आप क्या पता चलेगा, टीम वर्क पता चलेगा कि पर्सनालिटी से टीम वर्क होता है, ठीक है। एम्पैथी, और अगर हमारे अंदर एम्पैथी नहीं होगी तो इंसान जो है वो मशीन बन जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है करुणा, कंपैशन। एम्पैथी के बाद दूसरा स्टेप आता है करुणा। मतलब सिर्फ महसूस करना ही नहीं, करना ही काफी नहीं है, मदद भी करनी होती है। जैसे बुद्ध ने कहा है कि करुणा ही सच्चा धर्म है। जैसे रास्ते में बूढ़ा आदमी अगर गिर जाए तो उसे उठाकर पानी पिलाओ, ये करुणा है। करुणा वाला इंसान अहंकारी नहीं होता, करुणा से दिल में विनम्रता आती है। लोग ऐसे इंसान को आग बनकर भरोसा कर लेते हैं। अगर थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट सेवा भाव होना चाहिए आपके अंदर, स्पिरिट ऑफ सर्विस। जैसे स्वामी विवेकानंद ने ही कहा है, नर्व सेवा नारायण सेवा। बिना लालच दूसरों की मदद करना, जैसे घर आए मेहमान को भगवान मानकर खिलाना। एनएस में गाँव की सफाई करना, जैसे ब्लड डोनेशन करना, ये सभी सेवा भाव है। सेवा भाव से पर्सनालिटी में निस्वार्थता, जिम्मेदारी और संतुष्टि आती है। जो इंसान सेवा करता है वो रात को चैन की नींद सोता है, ठीक है। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो आज पश्चिमी देशों में डिप्रेशन बढ़ गया है, क्योंकि लोग सिर्फ मैं और मेरा सोचते हैं। भारतीय ज्ञान हमें मैं से निकालकर हम की तरफ ले जाता है। जो युवा सहानुभूति, करुणा और सेवा भाव को जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसकी पर्सनालिटी इतनी प्यारी बन जाती है कि लोग उससे मिलकर धन्य महसूस करते हैं।
अब यूनिट फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में 5 कोश मंडलों को विस्तार में समझाइए। तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स कितने का पूछा है, ठीक है। तो पश्चिम साइकोलॉजी कहती है कि 5 ट्रेट्स होते हैं, पर हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने 3000 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान प्याज की तरह 5 परतों से बना हुआ है। इन्हें 5 कोश कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका जिक्र है। अगर ये 5 परत बैलेंस में है तो पर्सनालिटी सोने की तरह चमकती है। तो क्या है ये 5? ये सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़े ना, इसको अपनाए भी तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ये। सबसे पहले है अत्रमय कोश, शरीर। ये सबसे बाहरी परत होती है जो खाने पीने से बनती है, ठीक है। जैसे शरीर, मागम, खलुम, ये ना थोड़ा देख लेना, संस्कृत में थोड़ा मेरे को वैसे ज्यादा पढ़नी नहीं आती। धर्मा साधनम, ठीक है। स्वस्थ शरीर के बिना कुछ नहीं। पर्सनालिटी पर असर, जैसे कि अगर आप मोटे हो जाओगे, है ना, तो आपकी इससे पर्सनालिटी पे भी फर्क पड़ेगा। अगर आपका शरीर बीमार वाला होगा तो अगर आप अंदर से बीमार होते हो तो आप बाहर से भी बीमार दिखते हो, आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है। तो ये सब चीजें पर्सनालिटी को भी अफेक्ट करती हैं, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे। तो आप इसको सुधार भी कर सकते हैं कि रोज 30 मिनट योगा करें, ठीक है। जल्दी सोना, घर का खाना, तो सब चीज हेल्दी करें, अपने बॉडी का ख्याल रखें, तो इससे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। सेकंड है प्राणायाम कोश, ऊर्जा। सांस लेने से जो ऊर्जा चलती है उसे प्राण कहते हैं। आलसी आदमी में प्राण कम होता है, मतलब जैसे कि आप थोड़ा सा काम करोगे, 10 मिनट काम करके थक जाओगे, वहीं कोई और जो रेगुलर ये सारी चीजें कर रहा है, काम करता है, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी नहीं थकेगा। अगर हम इसको चाहते हैं कि हम इतनी जल्दी थके ना, तो हम योगा कर सकते हैं, ठीक है। अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, सुबह धूप लेना। थर्ड क्वेश्चन है मनोमय कोश। मनोमय कोश, मन मतलब सोच, भावना, इच्छा, इच्छा, गुस्सा, डर, ये सारी चीजें। सोच, भावना, इच्छा, गुस्सा, डर सब यही रहते हैं। मन बंदर की तरह चंचल है। पर्सनालिटी पर असर, नकारात्मक सोच वाली हर चीजें में बुराई ढूंढना, ठीक है। तो ये चीज है कि हम मन में ही सोच लेते हैं ना, नेगेटिविटी रहती है, हम नेगेटिव चीजें सोचते हैं, ठीक है। डर जाते हैं कोई भी चीज को सोच के, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो ये सारी चीजें नकारात्मक चीजें हैं। तो ये बुराई ढूंढने लगती है हर चीज में, अच्छी चीज में भी हम बुराई निकालने लगते हैं। तो इन सब का उपाय है, इसको कैसे सुधार सकते हैं, रोज 10 मिनट मेडिटेशन करके, और मैं कर सकता हूँ ये बोलकर खुद से। फोर्थ है पॉइंट है, क्या है, विज्ञानमय कोश। इसमें क्या होता है, बुद्धि ये विवेक है, सही गलत समझने की ताकत। बिना बुद्धि की पर्सनालिटी भीड़ की तरह भीड़ के पीछे चलती है। ऐसे पर्सनालिटी का असर, आपकी बुद्धि तेज होना, आप डिसीजन सही लोगे, ठीक है। जैसे अगर हम इसको सुधार कैसे कर सकते हैं कि महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ो, ठीक है, जीवनी पढ़ो, हर चीज पर क्यों और कैसे हो रहा है ये इसका सवाल पूछो। फिफ्थ है आनंदमय कोश, आत्मा सबसे गहरी परत होती है जब इंसान मैं से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीता है और अंदर से आनंद आता है, तो अंदर से आनंद आता है, ठीक है। जैसे पर्सनालिटी पर इसका क्या असर होता है, आनंद में इंसान के चेहरे पर शांति दिखती है। इसका अगर सुधार, अगर आप नहीं हैं, आप मैं से हटकर दूसरों के लिए नहीं सोचते, तो आप ये कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 घंटे गरीबों की मदद कर सकते हैं। प्रकृति में उठो बैठो, ठीक है। तो आप प्रकृति में रहते हो तो आपको खुद अंदर से एक अच्छा सा फील होता है, एक अच्छी सी एनर्जी आती है ना। तो ये है फिफ्थ आनंदमय कोश, ठीक है। इसका निष्कर्ष अगर हम देखें तो पश्चिमी में जो शरीर है उस और दिमाग दिमाग तक देखता है, और भारत में आत्मा तक जाता है। तो पहले आत्मा ठीक करो, उसके बाद प्राण में, फिर मनो में, फिर विज्ञान में, फिर आनंद में। इन 5 कोशों को बैलेंस पर्सनालिटी मैग्नेट बना जाएगी। अगर इन 5 चीजों का अगर बैलेंस होगा तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो मैग्नेटिक बन जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, भगवत गीता के अनुसार स्वधर्म और आत्म संयम को विस्तार में समझाइए। अगर आपसे 500 शब्दों का दे रखा है मैंने, अगर आपसे जितने भी शब्दों में पूछा है आप लिख सकते हैं। तो कैसे आंसर लिखना है आपको, कुरुक्षेत्र में अर्जुन का हौसला टूट गया था, वो बोला कृष्ण मैं नहीं लड़ूंगा, तब कृष्ण ने उसे डिप्रेशन से निकलने के 2 शब्द का फॉर्मूला दिया, स्वधर्म और आत्म संयम। आज के युवा को डिप्रेशन का इलाज भी यही है। पहला है स्वधर्म। अगर आपसे पूछे कि स्वधर्म क्या होता है तो आप ये लिख सकते हैं, 3 मार्क्स में अगर पूछे तो, कृष्ण बोले स्वधर्म निधनम श्रेयाम पर धर्मो भयवाम। ये ठीक है, मुझे थोड़ी संस्कृत कम पढ़नी आती है तो आप देख लेना। मतलब अपना धर्म निभाते हुए मर जाना भी अच्छा है, पर दूसरों का धर्म निभाना डर देने वाला है। आसान मतलब प्रकृति ने हर इंसान को अलग अलग टैलेंट दिया है, मछली को तैरना, चिड़िया को उड़ना। तुम्हें क्या दिया है, अपना टैलेंट पहचानो,
वही स्वधर्म है। उदाहरण जैसे एकलव्य गुरु द्रोण ने मना कर दिया, पर उसका स्वधर्म धनुर्विद्या थी। उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर अभ्यास किया और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया। तो इससे पर्सनालिटी पे क्या असर होता है कि अपना काम करने से थकान नहीं होती, मजा आता है। आज 90% युवा कंफ्यूज है कि क्या कंफ्यूज है, क्योंकि मतलब एक दूसरे को देख कर करते हैं वो, कि ये अगर ये वाला पेपर की तैयारी कर रहा है तो मैं भी इस पेपर की तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे 11th में भी अपन करते हैं ना, जब 10th के बाद 11th में जाते हैं कि मेरे दोस्त ने सब्जेक्ट ले लिया तो मैं भी ले लूँ। इसका ये सोचे बिना कि मुझे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो, है ना। ऐसे ही हम कोई भी फील्ड चुनते हैं तो उसमें जिसमें हमारी रुचि हो उस चीज को ही करना चाहिए, उसी सब्जेक्ट को या जो भी चीज है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसे एक दूसरे को देख कर नहीं करना चाहिए। तो वो ये बताता है। ठीक है, तो इसमें ये है स्वधर्म। ठीक है, खुद जो करना चाहते हो वो चुनो। सेकेंड है आत्मसंयम। कृष्णा बोले उन इंद्रियों को जीतने वाला ही सच्चा योगी है। आत्मसंयम, सेकेंड है आत्मसंयम। कृष्णा बोले इंद्रियों को जीतने वाला ही सच्चा योगी है। मन बहुत चंचल है, जैसे मोबाइल, रील्स, गुस्सा, ये सब इंद्रियों को भड़काते हैं। आसान मतलब में अगर हम समझे कि गुस्सा आया पर गाली नहीं दी, रात को 12 बजे मोबाइल बंद कर दिया, ठीक है, मतलब खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे आत्मसंयम कहते हैं। इनको हमने क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। जैसे उदाहरण में हनुमान जी इतनी ताकत के बाद भी लंका में सीता देखकर आंखें झुका ली, इसलिए संकट मोचन कहलाए। अब इससे पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ता है, फोकस, डिसीजन पावर और रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो क्या हो जाएगा, स्वधर्म मतलब दिशा तय करना, जाना किधर है। आत्मसंयम मतलब रास्ता पर चलना, भटको मत, जैसे रील्स देखने लगे और फोन चलाते लगे बिना किसी वजह के, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करते हैं तब तक ठीक है। बिना दिशा की ताकत बेकार है, बिना दिशा की ताकत बेकार है, बिना कंट्रोल की दिशा बेकार है। अगर तय कर लो मेरा स्वधर्म क्या है और मोबाइल कंट्रोल करके मेहनत कर दी तो 5 साल में सफलता का मिसाल बन जाओगे। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी और भारतीय दृष्टिकोण में पर्सनैलिटी की अवधारणा की तुलना कीजिए। 500 शब्दों में दे रखा है मैंने आंसर, वर्ड्स कम नहीं पड़ेंगे। पर्सनैलिटी को समझने के 2 रास्ते हैं, एक अमेरिकी यूरोप का और दूसरा भारत का। दोनों मंजिल एक है, इंसान को समझना पर तरीका अलग है। पहला है पश्चिम दृष्टिकोण, उसमें क्या है, विज्ञान पर आधारित है। इनने दिए थे 5 बिग मॉडल दिए थे। उसमें उनने बोला था कि पर्सनैलिटी जो है 5 गुण है, जिसमें आता है ओपननेस, concitousness and extraversion, agreeableness and neuroticism। फोकस बाहर पर कैसे बोलता है, ठीक है। आयु कितना है, लक्ष्य होता है उनका कि हैव मोर, पैसा, गाड़ी, फेम। ठीक है, MBTI टेस्ट, ताकत साइंटिफिक है, कंपनी 2 मिनट में पता कर लेती है। ठीक है, कमी सिर्फ भूल देता है, आत्मा की बात नहीं होती। ठीक है उसमें। और दूसरी है भारतीय दृष्टिकोण, उसमें वेद, उपनिषद, गीता पर आधारित होता है। मुख्य बात 5 कोश होते हैं उसमें, जो ऊपर बताए थे, अत्र में, प्राण में, मनोमय और विज्ञान में और आनंद में। ठीक है, यहाँ पे फोकस किया जाता है भीतर पर, चरित्र कैसा है, गुस्सा कंट्रोल हो है या नहीं, लक्ष्य मतलब बी मोर, ज्यादा से ज्यादा कैसे, मनुष्य से महामानव कैसे बनना है। ठीक है, मोक्ष के बारे में बताती है भारतीय दृष्टिकोण। सुधार, योग, ध्यान, सेवा, ताकत, इंसान को समग्र देखता है, जिंदगी का मकसद सिखाता है। कमी, स्लो है, 10 साल ध्यान करो तब बदलेगी। तुलना, पश्चिम व्यू आधार, साइंस, फोकस, बाहरी, सक्सेस, लक्ष्य, पैदा, पद, बदलाव और दवा, थेरेपी, नारा, हैव मोर। भारतीय व्यू क्या है, आधार, वेद, योग, फोकस, अंदर की शक्ति, लक्ष्य, चरित्र, मोक्ष, बदलाव, ध्यान, संस्कार, नारा है बी मोर। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या है, दोनों दुश्मन नहीं है, दोस्त है। इंटरव्यू क्रैक करना है तो वेस्टर्न मॉडल सीखो, जिंदगी में सुकून जीना है तो इंडियन मॉडल अपनाओ। बेस्ट पर्सनालिटी, वेस्टर्न स्किल प्लस इंडियन स्किल, बाहर से स्मार्ट, अंदर से संत। ठीक है, फिर आता है दूसरी यूनिट्स में पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है व्यक्तित्व विकास की एजेंसियों को उदाहरण सहित विस्तार में समझाइए। 500 शब्दों में है ये। पहला क्या है, बच्चा पैदा होते ही अकेले नहीं सीखता, उसे
बनाने में 4 कारखाने काम करते हैं, इन्हें इन्हें एजेंसीज कहते हैं। जैसे मिट्टी को कुम्हार, चाक, पानी और आग मिलकर बनाते हैं, वैसे इन 4 से पर्सनालिटी बनती है। पहली है परिवार। परिवार क्या है? बच्चे जो सीखते हैं उसका 80% घर से ही सीखते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऑथोरेटिव, मतलब प्यार और नियम के साथ बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है। दूसरा परमिसिव, कोई रोक टोक नहीं होती तो उससे बच्चा बिगड़ जाता है। और दूसरी ऑथोरिटेशन, मतलब सिर्फ डांट से बच्चा डरपोक या विद्रोह बनता है। फैमिली वैल्यूज, सच बोलो तो बड़ों के पैर छुओ, सच बोलो बड़ों के पैर छुओ, सीखने से चरित्र बनता है। इमोशनल सपोर्ट, प्यार भरा घर सिक्योर बच्चा बनता है। झगड़े वाला घर होता है तो इनसिक्योर बनता है बच्चा। दूसरी आती है सहपाठी समूह, जिसको हम बोलते हैं पीयर ग्रुप। इसमें 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं, वो दोस्तों से ज्यादा माँ बाप से ज्यादा दोस्तों की सुनते हैं और वो ज्यादा असर डालते हैं दोस्तों की बातें उन पे। इसे पीयर प्रेशर कहते हैं। सकारात्मक असर, अगर टीम स्पिरिट सिखाता है, अगर मतलब सकारात्मक क्या असर पड़ता है? टीम स्पिरिट सिखाता है, जैसे सेल्फ इमेज बनती है, दोस्तों को देखकर सीखते हैं। नकारात्मक असर क्या पड़ता है? दोस्त बिगड़े हैं तो तुम भी बिगड़ जाओगे। सावधानी, जैसे 5 शराबियों के बीच अगर तुम छठे तुम हो, अगर तुम बैठोगे तो छठे तुम बनोगे। ऐसे अच्छे दोस्त पर्सनालिटी का ATM होते हैं। ठीक है, तो दोस्त अच्छे बनाए, कंक्लूजन ये है। औपचारिक शिक्षा और फॉर्मल तीसरी है। स्कूल कॉलेज पर्सनालिटी बनाने की लैब है। जैसे NCC सुबह 5 बजे परेड पे अनुशासन और देशभक्ति ये सारी चीजें सिखाती है। NSS गांव की सफाई, सेवा भाव। ठीक है, स्पोर्ट्स हार स्वीकार करना, स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है। डिबेट जो है वो स्टेज का फियर खत्म करता है। टीचर जो है वो मुस्कुराकर पढ़ाते हैं तो टीचर एज अ रोल मॉडल बन जाता है। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं तो फिर सोचते हैं कि हम भी बड़े होकर वैसे ही बनेंगे। फिर आता है सेल्फ एफर्ट, स्व प्रयास, मतलब खुद से एफर्ट कर रहे हैं। मतलब उसके बाद ये चौथा कारखाना है जिसमें हम खुद अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे बाकी 25% तुम खुद करना है। सेल्फ मोटिवेशन, मुझे दुनिया बदलनी है, ऐसे थॉट्स रखने वाले। गोल सेटिंग, स्मार्ट गोल बनाते हैं, आदत बनाते हैं, रोज योगा मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, खुद को खुद उठाओ, ये मैं नहीं पढ़ रही। ठीक है, फिर आता है जैसे ये निष्कर्ष है कि पर्सनालिटी 25% फैमिली से बनती है, 25 फ्रेंड से, 25% स्कूल से, 25% सेल्फ, जो तुम मोटिवेशन सुनते हो, है ना, मोटिवेशन के स्पीकर्स को सुनते हो तो इस चीज से। ठीक है, अब्दुल कलाम का परिवार गरीब था पर सेल्फ एफर्ट से वो क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो एक मोटिवेशन है आपके लिए। सेकंड जो क्वेश्चन है यूनिट 2 में, वो है व्यक्तित्व विकास की बाधाओं को विस्तार से समझाइए और उनके उपाय बताइए। 500 शब्दों में लिखना है। पर्सनालिटी का महत्व। पर्सनालिटी का महल बनाना आसान नहीं है। रास्ते में 5 बड़ी दीवारें हैं, उन्हें बाधाएं कहते हैं। इन्हें तोड़ दो तो मंजिल पास है। पहला कौन सी? इंफीरियोरिटी, मतलब हम खुद को कम समझते हैं, जैसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं काला हूँ, मैं गरीब हूँ। इंस्टाग्राम से आती और ये सारी भावनाएं इंस्टाग्राम से आती हैं। इसके नुकसान क्या है? मौका समान है पर हाथ पीछे खींच लेते हो। उपाय क्या है? तुलना बंद कर दो, रोज 3 ताकत लिखो, छोटे लक्ष्य पूरा करो। ठीक है, मतलब छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उनको पूरा करो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा डर, फियर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या, सबसे बड़ा फियर होता है स्टेज फियर। हम स्टेज पे जाकर बोलने से डरते हैं। ठीक है, फेलियर की, अगर हमने ये चीज करा और हम नहीं निकले, एग्जाम दिया और ये सारी चीजें, फेलियर का टेंशन होता है। इससे नुकसान क्या होता है? हमारे पास टैलेंट होते हैं फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। इसके उपाय है कि 5 सेकंड रूल, मतलब खुद से प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़े रहो। ठीक है, और जो भी है टोस्ट मास्टर ज्वाइन करो, मतलब क्लासेस लो, उस चीज को कैसे ओवरकम सकते हो। और ये कोड है कि डर के आगे जीत है। थर्ड है नकारात्मक, नेगेटिव सोच। हमारी सोच, हम पहले ही सोच लेते हैं, कोई काम होता है इससे पहले ही हम नेगेटिव सोच लेते हैं कि सब बुरा होगा, नुकसान। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? एनर्जी खत्म हो जाती है, मौका दिखते ही नहीं है। इसका उपाय ये है कि हम लिखें, ग्रेटिट्यूड जनरल बनाओ। ठीक है, रोज 3 अच्छी बातें लिखो। नकारात्मक सोच आए तो पूछो दूसरा पहलू क्या है, तो मतलब जो भी नेगेटिव है उसके पॉजिटिव साइड सोचने की कोशिश करो। चौथा है आलस्य। हम क्या है? आलस्य हैं, लेजी हैं, तो कल पे काम टाल देते हैं। तो ये चीज से क्या होता है? अगर हमारे पास मौका आता है उस चीज का तो हम क्या करते हैं? सोते रहते हैं, हम वो मौके को गवा देते हैं। तो इसका क्या तरीका है कि 25 मिनट काम करो, इसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, और 5 मिनट जो है ब्रेक लो, सुबह जल्दी उठो। तो सारे अपने काम जो है टाइम से करो, टाइम टेबल बनाओ। फिर 5वां है अहंकार, ईगो। जैसे कि कोई भी अगर तुम बात बोल रहे हो और तुम्हें लगता है कि वो सही है तो तुम ऐसे अहंकार में आ जाओ कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो सही होगा, तो मैं सही हूँ,
इसको ईगो बोलते हैं, ठीक है। इसके नुकसान है कि धीरे धीरे अकेले रह जाओगे, क्योंकि सबको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सुनना पड़ता है ना। ये तो नहीं कह सकती कि नहीं हमारे हिसाब से सही हो तो सही है सबके लिए। तो इससे अगर आप ऐसा करोगे तो आप धीरे धीरे अकेले हो जाओगे, ठीक है। तो उपाय ये है कि तुम सॉरी बोल सकते हो, सॉरी बोलना सीखो, ठीक है। कुछ नया सीखो और विनम्रता से बातें करो, तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, ठीक है। फिर भारतीय उपाय बोलते हैं से पूछा जा सकता है यूनिट सेकंड में कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल क्वेश्चन क्या है, इसके 5 घटकों के उदाहरण सहित विस्तार में समझाइए। तो ये भी 5 शब्द में दिया है मैंने। तो सबसे पहले IQ क्या है, मतलब दिमाग की तेजी पर आज सिर्फ दिमाग तेज होना काफी नहीं है, दिल की समझदारी भी चाहिए, इसे कहते हैं EQ। डैनियल गोलमैन ने बताया 90% सक्सेस EQ से आती है, सिर्फ 10% IQ से आती है। तो EQ का मतलब अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं को समझना और दोनों को सही तरीके से संभालना, उसको EQ बोलते हैं। मतलब एक दूसरे की भावनाओं को समझना और संभालना। अगर हम इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहले घटक बोले तो सेल्फ अवेयरनेस है, मतलब खुद को जानना। मुझे गुस्सा आ रहा है तुरंत पता चल जाए। उदाहरण, एग्जाम में पेपर हाथ में आया और हाथ कांपने लगे तो पता चला मैं स्ट्रेस में हूँ। पता चलते ही 10 सांस लो और शांत हो जाओ। इससे फायदा क्या होगा, खुद को जानने वाला 50% जंग जीत लेता है। सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन, खुद को कंट्रोल करना। गुस्सा आया पर गाली नहीं दी, 5 सेकंड रुक गए, ये सेल्फ रेगुलेशन है। जैसे दोस्त ने ताना मारा, तुरंत पलट कर गाली देने के बजाय शांति से जवाब दिया। इससे फायदा क्या है, लोग ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मोटिवेशन मतलब अंदर की आग, बाहरी इनाम के बिना काम करना। बाहरी इनाम की बिना मतलब कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे इससे क्या मिलेगा, ये बिना सोचे अगर आप काम करोगे तो ये मोटिवेशन आपको लंबे समय तक मिलेगा। जैसे उदाहरण में एडिसन ने बल्ब के लिए 1000 बार फेल हुए पर रुके नहीं, क्योंकि मोटिवेशन था कि दुनिया को रोशनी देनी है। इससे फायदा क्या होगा, मोटिवेशन वाला जो है वो हर मुसीबत से आसानी से हार नहीं मानता। ये है, ठीक है। फिर आता है फोर्थ, एम्पैथी क्या है, दूसरों को समझना, दूसरों के जूते पहनकर चलना। मतलब बॉस ने डांटा तो एम्पैथी वाला सोचेगा शायद घर में कोई बीमारी है, ठीक है। ये सारी ऐसे एम्पैथी रखेगा ना वो कि कोई मतलब कोई हो गया होगा, झगड़ा वगड़ा हो गया होगा, इसलिए मूड सही नहीं होगा इसलिए डांट दिया। और इसका फायदा क्या है कि इससे रिश्ते मजबूत बनेंगे और टीम वर्क आसान हो जाएगा। फिर तो हो जाएगी सोशल स्किल क्या हो जाती है कि लोगों को जोड़ना, मतलब बातचीत करना, झगड़ा सुलझाना। जैसे क्लास में 2 ग्रुप लड़ रहे हैं, एक लड़का बीच में आकर झगड़ा बंद कर दे तो इस चीज को बोलेंगे सोशल स्किल्स है, ठीक है, बंद करो। ऐसे फिर क्रिकेट खेलते हैं, बोला और सब मान गए, ये सारी चीजें सोशल स्किल्स होती हैं। इसका फायदा है सोशल स्किल वाला जहाँ जाता है अपना बना लेता है, ठीक है, सबको। फिर निष्कर्ष देखते हैं तो IQ से नौकरी मिलती है, EQ से तरक्की मिलती है। गूगल, अमेजॉन इंटरव्यू में पहले EQ टेस्ट लेते थे, रोज 10 मिनट ध्यान करो, EQ बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आता है फोर्थ, व्यक्तित्व विकास में परिवार के माहौल की भूमिका को विस्तार में समझाइए। ये भी 500 शब्द में लिखा है मैंने। क्या है कि कहते हैं घर पहली पाठशाला है और माँ पहली शिक्षक। बच्चा जब पैदा होता है तो वो कोरे कागज की तरह होता है, उससे कागज पर जो भी लिख जाए भाई उसकी पर्सनालिटी बन जाएगी, और वो लिखावट सबसे पहले परिवार करता है। तो पहला पेरेंटिंग स्टाइल, माँ बाप का तरीका, बच्चे को कैसे पाला जाता है इसकी पर्सनालिटी तय होती है 3 तरीके से। एक तो प्यार और अनुशासन से, माँ बाप प्यार भी करते हैं और नियम भी बनाते हैं। बेटा टीवी बंद करो और पढ़ाई करो क्योंकि एग्जाम पास है, प्यार से समझाकर बोलते हैं, गलती पर डांटते भी हैं पर कारण भी बताते हैं। रिजल्ट, इससे क्या होता है, बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है, जिम्मेदार बनता है, डिसीजन लेना सीखता है, वो जानता है कि माँ बाप उसके भले के लिए बोल रहे हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का परिवार ऐसा ही था। फिर दूसरा परिवार होता है लाड़ प्यार, ज्यादा रोक टोक नहीं करता, जैसे बेटा जो मर्जी करो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लो बेटा पूरे दिन मोबाइल चलाओ। ऐसे रिजल्ट में क्या होगा, बच्चा बिगड़ जाएगा, उससे अनुशासन, मेहनत, त्याग का मतलब ही नहीं पता चलेगा। बड़ा होकर वो जिद्दी और गैर जिम्मेदार बनेगा। फिर तीसरे टाइप की फैमिली होती है, सख्ती ज्यादा होती है, प्यार कम होता है, मैंने कहा मतलब कहा, सवाल मत पूछो, चुपचाप करो। रिजल्ट, बच्चा 2 तरह का बनता है, या तो बहुत डरपोक, दब्बू, हाँ जी करने वाला, या फिर विद्रोही जो मौका मिलते ही घर से भाग जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम देखें फैमिली वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि बच्चा कैसी पर्सनैलिटी होगी, उसकी घर में रोज क्या बोला जाता है वही बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। अच्छे मूल्य, सच बोलो बेटा, चोरी करना पाप है, बड़ों के पैर छुओ, गरीबों की मदद करो, ये बात सुनते सुनते बच्चा चरित्रवान बन जाता है। बुरे मूल्य,
घर में ही माँ बाप झूठ बोलते हैं, पड़ोसी की बुराई करते हैं, गाली देते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा, जैसा घर वैसा ही बच्चा। तीसरी चीज आती है इमोशनल एटमोसफेयर, जैसे प्यार भरा घर, माँ बाप हंसते बोलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, बच्चे की बात सुनते हैं, ऐसे घर का बच्चा सिक्योर महसूस करता है, उसका आत्मविश्वास हाई होता है, वो दुनिया का सामना करने से नहीं डरता। झगड़े वाला घर, माँ बाप रोज लड़ते हैं, गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, ऐसे घर का बच्चा हमेशा डरा सहमा रहता है, उसमें इनसिक्योरिटी आ जाती है, वो स्कूल में भी चुपचाप रहता है, किसी से दोस्ती नहीं कर पाता। ठीक है। 4, जिम्मेदारी देना, जो माँ बाप अपने बच्चों को छोटा छोटा काम देते हैं, बेटा दूध ले आओ, अपनी कमरा साफ करो, तो बच्चा जिम्मेदार बनता है। जो माँ बाप सब काम खुद करते हैं और बच्चे को राजा बेटा बनाकर रखते हैं, वो बच्चा बड़ा होकर निकम्मा बनता है। निष्कर्ष क्या है, एक टूटा हुआ घर 100 स्कूलों से ज्यादा नुकसान कर देता है, और एक अच्छा घर जहाँ प्यार, संस्कार और अनुशासन है, वो 100 कोचिंग से ज्यादा फायदा कर देता है। इसलिए माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने घर के बच्चों के लिए सुरक्षित किला बनाए, ना कि जेल या जंग का मैदान। बच्चों की पर्सनालिटी की नींव यहीं पड़ती है। ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 5th क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट 2 का। व्यक्तित्व विकास में सहपाठी समूह और औपचारिक शिक्षा की भूमिका समझाइए। 500 शब्दों में दिया है मैंने इसका आंसर। घर के बाद बच्चा 2 जगह सबसे ज्यादा समय बिताता है, स्कूल, कॉलेज और दोस्तों के साथ। ये दोनों पर्सनालिटी के दूसरे माँ बाप हैं। एक को कहते हैं पेयर ग्रुप और दूसरे को कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। अगर फर्स्ट सहपाठी समूह और पेयर ग्रुप की बात करें तो उम्र के दोस्त, जैसे 12 से 18 से साल की उम्र में टीनेज कहते हैं। इस उम्र में माँ बाप की बात कम और दोस्तों की बात ज्यादा असर करती है, इसे पेयर प्रेशर कहते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। टीम सकारात्मक असर, टीम, अगर हम इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो टीम स्पिरिट सीखना है। स्कूल टीम में क्रिकेट खेलोगे तो सीखोगे हार जीत टीम की है, अकेले की नहीं है। कप्तान बनोगे तो लीडरशिप सीखोगे। दूसरी है सेल्फ इमेज बनाना। दोस्त तारीफ करे, यार तू तो बहुत अच्छा गाता है, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, तुम सिंगर बनने की सोचोगे। सामाजिक सीखना मतलब सोशल लर्निंग, दोस्तों को देखकर सीखते हो। दोस्त समय पर स्कूल आता है, तुम भी समय पर आओगे। दोस्त पढ़ाई करता है, तुम भी करोगे। संगति से गुण होते हैं, संगति से गुण जात, मतलब ये है कहावत टाइप से कि संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात। 5th क्वेश्चन, अगर मतलब बी पॉइंट है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। दोस्त बिगड़े हुए हैं, नशा करते हैं, क्लास बंक करते हैं, गाली देते हैं, तो 90% चांस है कि तुम भी वही करोगे, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। दोस्ती निभाने के चक्कर में तुम भी गलत रास्ते पर चढ़ पड़ोगे। तो सावधानी का, इसलिए दोस्तों को चुनते समय 100 बार सोचे। 5 शराबियों के बीच बैठोगे, छठे तुम बन जाओगे। 5 पढ़ाकू लड़कों के बीच बैठोगे तो तुम भी टॉप कर जाओगे। अच्छे दोस्त पर्सनैलिटी का ATM होते हैं, जब जरूरत हो मदद कर देते हैं। दूसरी औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल कॉलेज इन लैब। ठीक है, स्कूल कॉलेज की लैब, जैसे कि स्कूल सिर्फ ABC पढ़ाने की जगह है, ये पर्सनालिटी बनाने की प्रयोगशाला है। जैसे NCC, अनुशासन की पाठशाला। सुबह 5 बजे उठना, वर्दी पहनना, परेड करना, भारत माता की जय बोलना, इससे सीखते हैं कि समय की पाबंदी, देशभक्ति और ऑर्डर मानना। NCC वाला बच्चा कहीं भी खड़ा हो जाए सीधा खड़ा होता है। B है NSS, सेवा भाव की पाठशाला, गांव जाकर सफाई करना, रक्तदान शिविर लगाना। ठीक है, वृद्ध आश्रम में जाकर बुजुर्गों से बात करना, इससे अहंकार टूटता है और दिल में सेवा भाव आता है। बच्चा सीखता है मेरे से कमजोर लोग भी हैं, मुझसे उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, खेलकूद, स्पोर्ट्स में मैच हार जाओ तो रोना नहीं, फिर मेहनत करना, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। टीम में खेलो तो सीखो, मैं अकेला नहीं हूँ, सब साथ है। हार को गले लगाना सीखो। ठीक है, D है डिबेट और ड्रामा, मंच पर खड़े होकर 2 मिनट बोलना। पहले डर लगेगा, पसीना आएगा, पर 10 बार बोलने के बाद स्टेज फियर खत्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगी। फिर आता है शिक्षा और शिक्षक, टीचर, रोल मॉडल। जो टीचर क्लास में आते हैं, मुस्कुराते हैं, सबका नाम याद रखते हैं, मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं, छात्र उसके दीवाने हो जाते हैं। वो टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, जीना सिखाता है। बच्चे सोचते हैं बड़ा होकर मैं इसके जैसा बनूंगा। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या है। घर नींव डालता है, दोस्त दीवार खड़ी करते हैं, स्कूल छत डालता है, तीनों मिलाकर पर्सनालिटी का पूरा घर बनाते हैं। अगर दोस्त और स्कूल अच्छे हैं तो खराब नींव भी सुधारा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का घर धार्मिक था, दोस्त अच्छे थे, स्कूल के टीचर ने प्रेरित किया, इसलिए वे विश्व गुरु बने। तो चलिए अब यूनिट 3 का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। संचार कौशल को परिभाषित करें, इसका अर्थ, विशेषताएं, प्रकार और महत्व विस्तार में समझाइए। तो मैंने 500 शब्दों में दे रखा है इसका आंसर, आपको जितने शब्दों में पूछा उसके हिसाब से लिख देना आप आंसर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बोलो तो जानू, मतलब आंसर कैसे लिखना है। बोलो तो जानू ये कहावत है, अगर इंसान बोल ना पाए, अपने विचार ना बता पाए, तो वह चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, दुनिया को क्या फ़ायदा। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कला, नाम ही संचार कौशल है। ठीक है, इसकी परिभाषा और अर्थ, मीनिंग। ठीक है, अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनस से बना है, जिसका मतलब है साझा करना। कम्युनिकेशन का मतलब है अपने विचार, भावनाएं, जानकारी
ठीक है। आदेश शब्दों, इशारों, लिखावट या चित्रों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि सामने वाला उसे सही समझ जाए। सेकंड जो है उसमें क्या है, संचार की 5 प्रमुख विशेषता है। पहली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, टू वे प्रोसेस, दो तरफा प्रक्रिया। सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, बोलना प्लस सुनना ज़रूरी है। अगर मैं बोलता रहूँ और तुम सुनो ही नहीं तो वो भाषण होगा, कम्युनिकेशन नहीं। सेकंड, संदर्भ आधारित, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, एक ही शब्द का मतलब जगह के हिसाब से बदल जाता है। टीचर क्लास में बोले शाबाश बेटा, ठीक है, तो तारीफ़ है। वही शब्द माँ गुस्से में बोले शाबाश बेटा, सारा दूध गिरा दिया, तो ये ताना है, ठीक है। थर्ड है कि बाधा संभव, बैरियर पॉसिबल, जैसे कम्युनिकेशन में रुकावट आ सकती है, शोर ज़्यादा हो, भाषा समझना है, मोबाइल की घंटी बजे तो बात अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है फीडबैक नेसेसरी, फीडबैक ज़रूरी है। सामने वाला समझा या नहीं, ये जानने के लिए फीडबैक चाहिए। तुमने कहा कल आना और सामने वाला बोले ठीक है सर, कल 10 बजे आ जाऊँगा, ये फीडबैक है। फिर फिफ्थ, सार्थक और मीनिंगफुल, मतलब कम्युनिकेशन की बात हो रही है, वो जो कम्युनिकेशन है वो कैसे मीनिंगफुल है, ये 5 पॉइंट हैं। बिना मतलब की बकबक कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, जानकारी देना, जैसे आदेश देना, प्यार जताना। फिर आता है संचार, कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स बोल सकते हैं। पहला क्या है, मौखिक के प्रकार कितने हैं, मौखिक संचार, वर्बल, मुंह से बोलकर, दोस्त से गपशप, टीचर का लेक्चर, इंटरव्यू, फ़ोन पर बात। सेकंड है अमौखिक संचार, नॉन वर्बल, बिना बोले मुस्कान देना, हाथ हिलाना, आंख मारना, सीधा खड़ा होना। 55% बात तो शरीर ही बता देता है। थर्ड है राइटन, लिखित संचार, चिट्ठी लिखना, ईमेल भेजना, व्हाट्सएप मैसेज करना, एग्ज़ाम की कॉपी, लिखे हुए शब्द वापस नहीं आते, सोच कर लिखो, ठीक है। और फोर्थ है औपचारिक, फॉर्मल, ऑफिस की मीटिंग, स्कूल की प्रार्थना, इंटरव्यू, यहाँ नियम कायदे होते हैं। फिफ्थ है अनौपचारिक, इनफॉर्मल, दोस्तों के साथ चैट, परिवार में हंसी मजाक, यहाँ कोई नियम नहीं है, ठीक है। फोर्थ है संचार कौशल का महत्व, तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट पर्सनालिटी का चेहरा। 2 उम्मीदवार इंटरव्यू में गए, एक कॉन्फिडेंट होकर गुड मॉर्निंग सर बोला, हाथ मिलाया, सीधा बैठा, दूसरा झुका हुआ गुड मॉर्निंग सर बुदबुदाया। नौकरी कैसे मिली, पहले को कम्युनिकेशन स्किल इक्वल्स टू पर्सनालिटी की, मतलब वही पर्सनालिटी है, अगर तुम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे तो तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी दिखेगी, तो आपको इंटरव्यू और ये सारी चीज़ों में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड है रिश्ता बचाता है, जैसे घर में 90% झगड़े मिसकम्युनिकेशन से होते हैं। पत्नी बोली आज देर से आओगे क्या, पति ने सुना आज देर से आओगे, फिर इक्वल्स टू झगड़ा शुरू, मतलब कुछ बोलते हैं कुछ समझ लेते हैं, ये है, ठीक है। थर्ड है नेतृत्व, लीडरशिप, महात्मा गांधी जी 2 मिनट बोले अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और पूरा देश हिल गया। मोदी जी की मन की बात से करोड़ों लोगों को जोड़ते हैं। लीडर इक्वल्स टू मास्टर इक्वल्स टू कम्युनिकेटर, मतलब कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। समस्या क्या हल, ऑफिस का प्रोजेक्ट फेल हो गया, टीम बैठकर बात कर रही है, एक दूसरे की बात सुने तो हल निकले, अब सब चुपचाप रहेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी ना। फिर फिफ्थ आता है कैरियर, जैसे सेल्समैन सामान नहीं बेचता, वो बात बेचता है, डॉक्टर दवा नहीं बेचता, वो भरोसा बेचता है, सब कम्युनिकेशन का खेल है। इसका अगर हम निष्कर्ष देखें तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में सिर्फ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोलकर विश्व गुरु बन गए, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की थी। जो बोलना सीख गया वो दुनिया जीत गया, ठीक है। फिर आता है, ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व में मंच, आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन की भूमिका विस्तार में समझाइए, ठीक है। 500 शब्दों में देख लेना कैसे है, मैंने 500 शब्दों में दिया, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। कहते हैं पहली छाप आखिरी छाप होती है। इंटरव्यू में, स्टेज पर, मीटिंग में आप 7 सेकंड में जज कर लिए जाते हो और जज होता है आपकी प्रेजेंटेशन से। प्रेजेंटेशन के 3 स्तंभ है, स्टेज कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेज कॉन्फिडेंस क्या होता है, मंच आत्मविश्वास क्या होता है, डर को दोस्त बनाओ। पहले क्या है, मंच पर जाते ही दिल धक धक करने लगेगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, दिमाग खाली हो जाएगा, इसे स्टेज फियर कहते हैं। 75% लोग इससे डरते हैं। सच क्या है, कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, प्रैक्टिस से बनता है। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में 3 दिन तक मंच पर नहीं गए, चौथे दिन गए और सिर्फ अमेरिका के भाइयों और बहनों का और पूरा हॉल तालियों से गूंजा। वो कॉन्फिडेंस अभ्यास से आया था। फिर कैसे बढ़ाएं, पहले तो रोज शीशे के सामने 5 मिनट बोलो। दूसरा, पहले घर वालों से
घर वालों को, फिर दोस्तों को, 2-3 दोस्तों को सुनाओ। और अगर हम इसको ऑडियंस अगर ट्रिक से देखें तो ऑडियंस को आलू का बोरी समझो, इंसान मत समझो, ठीक है। और 5th पॉइंट देखे तो 4th पॉइंट देखे तो 5 सेकंड रूल करो, और डर लगे तो 5 से 1 गिनो, और माइक पकड़ लो, दिमाग को सोचने का समय मत दो, ठीक है। मतलब ऐसे कैसे स्टेज फियर को दूर किया जा सकता है। फिर आता है सेकंड, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। बॉडी लैंग्वेज जो है उसको क्या बोलते हैं, शरीर भी बोलता है अपना। जैसे सच अगर हम बात करें, आपके शब्द 7% बात बताते हैं, आपकी आवाज का लहजा 38% बताता है, आपका शरीर 55% बताता है। उदाहरण, इंटरव्यू में 2 लड़के गए, पहला लड़का झुका, ये वही हो गया ना गुड मॉर्निंग और ये टेक्स्ट वाला, तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। कैसे सुधार सकते हैं, तो पावर पोज, पहले तो सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे रखो, सीना आगे रखो, ठीक है। और ये जो थोड़ी होती है उसको ऊपर रखो। ये पोज दिमाग में कॉन्फिडेंस का हार्मोन बढ़ाता है। फिर सेकंड आता है आई कांटेक्ट। बात करते समय आंख मिलाओ, झुकी आंख वाला इंसान झूठ या डर रहा हुआ लगता है। तीसरा, हाथ का इस्तेमाल करो, बात करते समय हाथ हिलाओ, ठीक है। जड़ मूर्ति की तरह मत खड़े रहो। 4th है कि मुस्कान, सबसे सस्ता मेकअप है, मुस्कुराते चेहरे से दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, ठीक है। और नमस्ते भारतीय तरीका सम्मान दिखाता है, भारतीय तरीके से सम्मान दिखाता है। 3rd है वॉइस मॉड्यूलेशन। क्या होता है, आवाज का जादू। क्या है, एक जैसी सपाट बोरिंग आवाज सुनकर 2 मिनट में नींद आ जाती है, पर आवाज में उतार चढ़ाव हो, कहीं तेज कहीं धीमी, तो बोरिंग विषय को भी रोचक लगने लगता है। उदाहरण, फिल्म का ट्रेलर सुना है, एक था टाइगर, एक था बोलकर पॉज, फिर टाइगर, इस पॉज को रोमांच आता है, इस पॉज से रोमांच आता है। अगर ऐसे बोले एक टाइगर तो मजा किरा हो जाता है। तो कैसे सुधारे, जरूरी सब पर जोर दो, मैं टीम वर्क में बहुत अच्छा हूँ। सेकंड सवाल के बाद 2 सेकंड पॉज लो, फिर जवाब दो, इससे लगता है सोचकर जवाब दे रहा है। कहीं तेज बोलो, कहीं धीमा, ठीक है। और 4th पॉइंट है, पहले बोलने से पहले एक घूंट पानी पियो, गला साफ रहेगा। 5th है, अपनी आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुनो, खुद पता चल जाएगा कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो 70% तैयारी, 20% अभ्यास, 10% मंच पर जाना इक्वल्स टू दमदार प्रेजेंटेशन। गांधी जी, मोदी जी, ठीक है, स्टीव जॉब, सब मास्टर कम्युनिकेटर थे जो बोलना सीख गए, वो दुनिया का लीडर बन गया। याद रखना, कंटेंट 50% है तो डिलीवरी भी 50% है, ठीक है। फिर यूनिट 3 का जो 3rd क्वेश्चन है वह संचार की विशेषता और प्रकारों को उदाहरण सहित विस्तार में समझाइए। संचार मतलब कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये 500 शब्दों में लिखना है। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोला नहीं है, अगर सही तरीके से बात ना हो तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ भी झगड़ा करा देगा, और तुम बहुत बुरे हो तो भी प्यार जता देगा। इसलिए कम्युनिकेशन की विशेषताएं और प्रकार समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं संचार की। पहला होता है 2 तरफा प्रक्रिया, 2 वे प्रोसेस। संचार मतलब पिंग पोंग खेल नहीं, तुमने गेंद फेंकी, संचार मतलब पिंग पोंग खेल, तुमने गेंद फेंकी, बोला, सामने वाले ने गेंद लौटाई, जवाब दिया, सिर हिलाया। अगर सिर्फ तुम बोलते रहे और सामने वाला सुने ही नहीं तो वह भाषा का संचार नहीं है। जैसे टीचर बोले बच्चे समझ आया और बच्चे चुप, टीचर फिर बोले नहीं आया क्या, तो बच्चे बोले नहीं सर, अब टीचर ने समझाया, ये 2 तरफा हुआ, ठीक है। दूसरा आता है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। एक ही शब्द का मतलब जगह जगह और लहजे पर बदलता है, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, ये वाला भी सेम हो गया। फिर 3rd आता है क्या, बैरियर पॉसिबिलिटी, ठीक है, बाधा। जैसे संचार के रास्ते में रोड आ सकती है, इसे नॉइस कहते हैं, रोड़े आ सकते हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स। उदाहरण में, तुम फोन पर बोल रहे हो कल 10 बजे आना है, तभी ट्रेन गुजर गई, ठीक है। घर सामने वाले ने सुना कल 10 बजे आना है, वो 1 बजे आ गया, झगड़ा हो गया, ये शोर वाली बाधा है, भाषा ने ना समझ आना, ठीक है। फिर आता है 4th, फीडबैक नेसेसरी है, मतलब जो भी बोला है वो तुम्हें समझ आया है कि नहीं, तो तुम रिटर्न में बोलोगे, ठीक है। तो बात समझ में आई या नहीं ये जानने के लिए फीडबैक चाहिए। उदाहरण, माँ बोली बेटा सब्जी में नमक कम है, बेटा बोला ठीक है, माँ अगली बार ज्यादा डाल दूंगी, ठीक है, माँ, ये फीडबैक है। अगर बेटा चुप रहा जाता है तो माँ को पता नहीं चलता कि बात पहुंची या नहीं। फिर आता है सार्थक मीनिंग, बिना मतलब की बकबक संचार नहीं है, हर बात का कोई उद्देश्य होना चाहिए। उदाहरण, दोस्त को बोला कल मूवी चलें, उद्देश्य है घूमना। बॉस को बोला सर प्रोजेक्ट हो गया, उद्देश्य है जानकारी देना। और फिर बी अगर बात करें, संचार के 6 मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको मौखिक संचार बोलते हैं, मुंह से बोलकर, सबसे आम। उदाहरण, दोस्त से बात करना, टीचर का लेक्चर, इंटरव्यू में जवाब देना, फोन पर बात करना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक संचार, बिना बोले शरीर से, 50% बात यहीं से होती है। उदाहरण, टीचर नाराज हो तो भौंताना देना, दोस्त को हाई फाई देना, ठीक है, रोते हुए आंसू आ जाना, इंटरव्यू में सीधा बैठना, ये सारे बिना वर्बल वाले हैं, ठीक है, नॉन वर्बल। फिर आता है राइटिंग कम्युनिकेशन, ये वही है, लिखकर सबूत रह जाता है,
एग्जाम की कॉपी, ईमेल, व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं वो सारे रिटर्न कम्युनिकेशन में आते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन से चित्र, चार्ट, इशारे, ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, लाल का मतलब रुको, हरा का मतलब जाओ, ये सारी चीज़ें। फिर फिफ्थ आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको औपचारिक संचार बोलते हैं। उसमें स्कूल की प्रार्थना, ठीक है, नियम कायदे वाले होते हैं। इसमें स्कूल की प्रार्थना आती है, ऑफिस की मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें। फिर सिक्स्थ आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। उसमें बिना नियम का होता है, जैसे दोस्ती वाला, दोस्त को ग्रुप पे गपशप कर रहे हैं, ठीक है, घर पर माँ की लड़ाई झगड़े, चैट पर लोल और ये सारी चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। और इसका निष्कर्ष क्या है? अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो समय, जगह और सामने वाले के हिसाब से संचार का प्रकार बदल दे। बॉस से फॉर्मल और दोस्तों से इनफॉर्मल, तभी बात बनेगी, ठीक है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? मंच भय, स्टेज फियर को कैसे दूर किया जाए, तकनीकी साहित्य विस्तार में समझ। मतलब आप एक दो क्वेश्चन भी कर लोगे ना, ऊपर के तो नीचे के क्वेश्चन सारे कर लोगे, वही क्वेश्चन है। बाकी इसमें कुछ ऐसे अलग से क्वेश्चन नहीं है। मंच भय मतलब क्या होता है, ठीक है। और 200 सेकंड स्पीड से धड़कता है, मतलब ऐसे हम स्टेज पे चले जाते हैं तो क्या होता है, घबराहट होती है ना, तो हमारा दिल की तेजी से धड़कने लगता है, हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ये क्यों होता है? हमारे मंच से मतलब जाने पे हमें डर क्यों लगता है? असफलता का डर होता है, लोग क्या सोचेंगे, तैयारी का में परफेक्शन का फूट, कि हमें लगता है कि अब जा रहे हैं तो सब कुछ परफेक्टली हो हमारे साथ, ठीक है। दूसरा, मंच भय दूर करने के 4-7 जादुई टेक्निक है। पहले तो प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छी रखो, ठीक है, 70% डर वहीं खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, 5 सेकंड रूल रखो। तो पहले तो क्या करो कि अगर आपको घबराहट होने लगे, डरने लगे, तो गिनती गिनने लगो, उनकी 5 से लेके 1 तक, ठीक है। फिर 5 पर धरो और माइक को पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ से अपन सोचोगे, अगर तुम सोचोगे कि आप अच्छे से बोलोगे, कि बोल पाओगे, तो आपका डर वहीं खत्म हो जाएगा। तीसरी, विजुअलाइजेशन, दिमाग को धोखा देना। मंच पर जाने से 10 मिनट पहले आंखें बंद करो और सोचो मैं बहुत कॉन्फिडेंट बोल रहा हूँ, सब ताली बजा रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ। दिमाग सच और कल्पना में फर्क नहीं करता, वो मानेगा कि तुम पहले भी सफल हो चुके हो, ठीक है। दूसरी चीज है फिजिकल टेक्निक, शारीरिक टेक्निक। क्या होती है? पावर पोज, मंच पर जाने से पहले 2 मिनट पहले टॉयलेट से जाकर हाथ ऊपर करके विक्ट्री पोज में 2 मिनट खड़े रहो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। सांस लेना, मंच में जाने से पहले 10 गहरी सांस लो, नाक से लो, मुंह से छोड़ो, दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। फिर ऑडियंस को आलू समझ लो, ठीक है, और जिससे कि वो तुम्हें जज नहीं कर पाएंगे। छोटी शुरुआत करो, ठीक है। सीधा 1000 लोगों के सामने मत जाओ, 2-3 दोस्तों को सुनाओ, अपनी माँ को सुनाओ, ठीक है, और सबको सुनाओ, ठीक है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। मिस्टेक, गलती को गले लगाओ, आप मिस्टेक से सीखो अपनी, ठीक है। मंच पर हाँ हम बोल गए, भूल गए, हंस दो और बोल दो सॉरी, थोड़ा नर्वस हूँ, ऑडियंस तुम्हारे साथ हो जाएगी। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। रियल रहो। उसका निष्कर्ष क्या है? याद रखो कि फॉर्मूला क्या है? डर प्लस तैयारी इक्वल्स टू रोमांच। तो ये भी जो बड़े बड़े स्पीकर है, इन लोग भी पहले मंच पे जाने पे डर लगता था, लेकिन अब इन लोगों ने प्रैक्टिस से इनको ये अब आसान लगता है, अब डर नहीं लगता, ठीक है। वही कहावत है, डर के आगे जीत है, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये। इंटरव्यू में वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज का महत्व उदाहरण सहित समझाइए। 500 शब्दों में दिया है, आपसे जितने में पूछो उतने में लिख देना, ठीक है। तो इंटरव्यू में सिलेक्टर तुम्हारा रिज्यूम नहीं देखता, पहले वो देखता है 7 सेकंड में वो तय कर लेता है ये लड़का लड़की काम का है या नहीं। और ये फैसला होता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस से, ना कि डिग्री से। याद रखो, इंटरव्यू में 30% नॉलेज होती है, 70% प्रेजेंटेशन होती है। तो सबसे पहले क्या ठीक करना है? बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना है, बिना बोले सब बता दो। क्यों जरूरी है? सिलेक्टर के पास 25 रिज्यूम है, उसे पता करना है कि कौन कॉन्फिडेंट है, कौन टीम में काम करेगा, ये सब बॉडी से पता चलता है, ठीक है। क्या करे? एंट्री, दरवाजा खटखटाकर मुस्कान के साथ में आई कम इन सर बोलो, सीधे चलो झुको नहीं, ठीक है। सेकंड, बैठना, कुर्सी पर 70% हिस्सा बैठो, पीठ सीधी, कंधे पीछे, मैसेज मेज पर हाथ रखो, जेब में हाथ मत डालो, ठीक है। थर्ड, आई कांटेक्ट, सिलेक्टर की आंखों में देखो, फर्श या छत मत देखो, झुकी आंखें, झूठ या डरा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाथ, बात करते समय हल्का हाथ हिलाओ, जड़ मूर्ति मत बनो, ठीक है। सेकेंड है नमस्ते, भारतीय तरीका सबसे बढ़िया, नमस्ते सर से शुरू करो, ठीक है। क्या ना करो? कुर्सी पर बंद कर बैठना, पैर हिलाना, बार बार बाल ठीक करना, नाखून चबाना, घबराहट दिखाना। उदाहरण 2 लड़के का, रोहन, ये वही है यार, एक ही चीज है। फिर सेकेंड है वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज से जादू करो। क्यों जरूरी है? ऐसे एक जैसी धीमी बोरिंग आवाज सुनकर सिलेक्टर 2 मिनट में ऊब जाता है, वो सोचता है ये लड़का काम में भी ऐसे ही बोरिंग होगा, ठीक है। क्या करे? डूज, आवाज साफ, बोलने से पहले 1 घूंट पानी पियो, गला साफ रहेगा, ठीक है। स्ट्रेस कम करो और पॉज लेकर बोलो, ठीक है। तेज और धीमा बोल दो और अपने वर्ड्स को में भारतीय शब्द, फिलर वर्ड्स को हटाओ, से अच्छा, मतलब, ये सारी चीजें हटाओ, बार बार मत बोलो, ये कमजोरी दिखाता है। और बहुत धीमी आवाज, जैसे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बहुत तेज आवाज घमंडी वाली है, तो नाक से बोलना बीमार लगते हो। उदाहरण, सिलेक्टर पूछे कि आप ये कमजोरी बताओ,
तो गलत जवाब में सर मेरी कमजोरी ये है कि मतलब मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बोरिंग झूठ लग रहा है। सही जवाब है सर मेरी कमजोरी ये है कि मैं काम को परफेक्ट करना चाहता हूँ। 2 सेकंड पॉज, इसलिए कभी कभी मैं एक काम से ज्यादा समय लगा देता हूँ, पर अब मैं टाइम मैनेजमेंट सीख रहा हूँ। आवाज में उतार चढ़ाव। पॉज इक्वल्स टू सच्चा और कॉन्फिडेंस लगा। ठीक है। थर्ड है दोनों का कॉम्बिनेशन, आई कॉन्टेक्ट प्लस सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, मतलब सीधा बैठो, मुस्कान, साफ आवाज, आई कॉन्टेक्ट, तो सिलेक्ट हो जाओगे तुम। तो ये आपको सिखाता है, मतलब पर्सनालिटी डेवलप ओवरऑल अगर आप जो भी पढ़ रहे हो तो आप सीख रहे हो, तो ये सब आपको अपनाना है जिससे आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल क्या हो, डेवलप हो। इसलिए तो आपको ये कोर्स कराया जा रहा है कि अगर आप बाद में कोई इंटरव्यू दो, ठीक है, या फिर आप सोशली भी लोगों से कम्युनिकेट करो तो उनको तुम अपनी अच्छी पर्सनालिटी दिखा सको। ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट को ऐसा वो लें कि हाँ उससे मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो उसको उस वे में पढ़ें। तो यही था आपके 15 क्वेश्चंस, इनको पढ़ के चले जाना। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आता है आपके एग्जाम में तो आपने ये सब जो भी सुना है वो आप उसके अकॉर्डिंग लिख पाओगे। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, और यही जो सारे 15 क्वेश्चन है इसके इंग्लिश में भी आंसर्स अवेलेबल है। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये है टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर लेना यहाँ पे मुझसे। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे ये अंशु 240 है, इस पे मुझसे मांग लेना, मैं इसका PDF दे दूंगी, साथ में इंग्लिश वाला क्वेश्चंस है उनके भी PDF दे दूंगी। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाकी नेक्स्ट बताना आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, मैं उस सब्जेक्ट का भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू।